अमेरिका और ईरान ने 14 पॉइंट्स के एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, यानी ईरान युद्ध अब खत्म हो चुका है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने 17 जून को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और इसके साथ ही यह समझौता अब लागू हो गया है। आमतौर पर जब भी ऐसा कोई समझौता होता है तो दोनों नेता एक दूसरे के साथ बैठकर हाथ मिलाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और हस्ताक्षर करते हैं, लेकिन इस बार दोनों नेताओं के बीच लगभग 4,500 किलोमीटर की दूरी थी, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रांस के पैलेस ऑफ वर्साय में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए और इस दौरान फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी उनके साथ बैठे थे, जबकि ईरान के राष्ट्रपति ने अपने देश में बैठकर इस पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी दोनों नेता अलग अलग और एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर बैठकर इस समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे थे। अब इस समझौते के बाद डोनाल्ड ट्रंप काफी जोश में दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले आप पैलेस ऑफ वर्साय की इन ऐतिहासिक तस्वीरों को देखिए और फिर हम आपको इस समझौते को डिकोड करेंगे। Yes. Bravo. You signed the deal? You signed the MOU? It's signed, yeah. It's signed? You signed it. Keep your side. Why did you sign it? वैसे तो ये समझौता 14 पॉइंट्स का है, यानी इसमें 14 पॉइंट्स लिखे हैं, लेकिन आपको हम इसकी 5 बड़ी बातें बताते हैं जिससे आपको ये समझौता समझ में आ जाएगा। इसमें क्या शर्तें हैं आप देख पाएंगे। पहला, ईरान ने 60 दिनों तक हॉर्मुज का रास्ता दोबारा खोलने और समुद्री जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने का वादा किया है, मतलब 2 महीने तक। दूसरा, ईरान के साथ साथ लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ भी ये युद्ध विराम लागू होगा, मतलब अब लेबनान में भी युद्ध रुक जाएगा, लेबनान में हमले रुक जाएंगे और यह युद्ध विराम लेबनान में लागू होगा और यह शर्त इजराइल को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तीसरा, ईरान ने परमाणु हथियार अब न बनाने का भरोसा दिया है, वादा नहीं किया, भरोसा लेकिन जरूर दिया है कि हम अभी परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन यहां पर मेरा कहना यह है कि इस समय ईरान परमाणु हथियार बनाने की स्थिति में भी नहीं है और अगर वो बनाना भी चाहे तो उसे कई वर्षों का समय अभी और लग जाएगा। इसलिए ईरान को ऐसा लगा होगा कि हम वादा नहीं करते लेकिन भरोसा तो दे ही सकते हैं कि हम अगले कुछ समय तक परमाणु हथियार नहीं बनाएंगे। चौथा, ईरान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए जितना भी युद्ध के दौरान वहां पर जो डिस्ट्रक्शन हुआ है, जो वहां पर तोड़ फोड़ हुई है, नुकसान हुआ है, उसे दोबारा ठीक करने के लिए, उसकी मरम्मत के लिए लगभग 28 लाख करोड़ रुपए का एक अलग फंड बनाया जाएगा। और पांचवी बात यह कि इसके बदले में अमेरिका ईरान को अपना तेल दूसरे देशों को बेचने की छूट देगा, जिससे ईरान अपना कुछ पैसा कमा पाएगा और ईरान पर लगे सैंक्शंस भी अब हटा दिए जाएंगे, जिनकी वजह से ईरान इतने वर्षों से बहुत परेशान चल रहा था और वो पूरी दुनिया से अलग थलग पड़ गया था। अब अमेरिका ईरान से अपनी नाकाबंदी हटाना शुरू कर देगा और 30 दिनों के अंदर इसे पूरी तरीके से समाप्त कर देगा। यानी 30 दिन के अंदर अंदर से अमेरिका की जो सेना है वो ईरान से और उसके आसपास से हट जाएंगी। समझौते के तुरंत बाद सऊदी अरब के 3 समुद्री जहाजों ने आज ही हॉर्मुज का रास्ता पार कर लिया। आप इसे हॉर्मुज के नक्शे पर देख सकते हैं कि कैसे समुद्री जहाज अब बहुत बड़ी संख्या में तो नहीं लेकिन धीरे धीरे अब इस रास्ते से गुजर रहे हैं। अब देखिए, यह हॉर्मुज का रास्ता है, ट्रैफिक खुल गया है, पहले जितना तो नहीं लेकिन फिर भी धीरे धीरे अब समुद्री जहाज वहां से गुजर रहे हैं। और यह दुनिया के लिए एक बहुत अच्छी और शुभ खबर है कि हॉर्मुज का रास्ता खुल गया है। अब वहां से जो बड़े बड़े शिप्स हैं वो गुजरने लगे हैं। ईरान के राष्ट्रपति ने इस शांति समझौते को
सोशल मीडिया पर भी शेयर कर दिया है। यानी वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया इस समझौते को देखे और इसके बारे में जाने, इसमें क्या लिखा है पूरी दुनिया को पता होना चाहिए और ये दोनों देशों के बीच कोई सीक्रेट बनकर ना रह जाए। ईरान इस शांति समझौते को एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम दे रहा है, जिसे हम MOU कहते हैं। इसका मतलब होता है कि दो या दो से ज्यादा पक्षों के बीच एक लिखित समझौता, जिसमें यह बताया जाता है कि वो किन किन बातों पर सहमत हैं। और अब इसी के आधार पर अगले 60 दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच एक अंतिम समझौता हो सकता है। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अंतिम समझौता नहीं होता, फाइनल एग्रीमेंट नहीं होता। उससे पहले एक एग्रीमेंट होता है जिसमें दोनों पक्ष ये बताते हैं कि हम इन इन मुद्दों पर सहमति जताते हैं। अब इसके बाद हम और गहन चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे और फिर फाइनल अग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करेंगे। और ये जो MOU हुआ है, आप इसे एक पूरा एग्रीमेंट नहीं लेकिन एक आधा एग्रीमेंट कह सकते हैं कि एक प्रकार से एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है और ये 2 महीने तक चलेगी और इस दौरान और बातचीत की जाएगी और फिर फाइनल एग्रीमेंट हो जाएगा। यानी अभी सिर्फ यह तय हुआ है कि आगे चलकर किन किन मुद्दों पर बातचीत होगी, अभी यह सहमति है। और इस समझौते पर हस्ताक्षर के साथ ही राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी चेतावनी दे दी है कि अगर ईरान ने इस समझौते का उल्लंघन किया तो अमेरिका दोबारा से ईरान पर हमला शुरू कर देगा, दोबारा से बमबारी शुरू कर देगा। And it's a memorandum of understanding. If it doesn't get done in 60 days, that's all right. We go back to bombing. You know, I don't want to do that because it's so good. But we might have to because we're never going to let them have a nuclear weapon. ما در یک بازه 60 روزه که بلافاصله بعد از امضای این متن شروع میشه باید در مورد هم جزئیات مربوط به اجرای بخشایی از این سند کار بکنیم و هم در مورد دو تا موضوع خیلی مهم، موضوع رفع تحریم ها و موضوع هسته‌ای. ما از اول اگر خاطرتون باشه تاکید کردیم که در مورد موضوع هسته‌ای در این مرحله صحبت نمی‌کنیم. قرار شد که تمرکز ما بر خاتمه جنگ باشه و این کار رو انجام بدیم. अब आपको ये बताते हैं कि ईरान ने कैसे युद्ध के बाद समझौते में भी अमेरिका को एक सरप्राइज दे दिया। अगर आप समझौते की शर्तों को देखें तो लगता है कि ईरान इस युद्ध का बाजीगर साबित हुआ है, जिसने हार कर भी जीत हासिल कर ली। ये वो बाजीगर है जो हार कर भी जीत गया। ईरान ने इस समझौते में इजराइल को बिल्कुल अलग थलग कर दिया है और लेबनान पर इजराइल का हमला रोकने की शर्त भी इस समझौते में उसने शामिल करा ली है। जैसा कि मैंने शुरू में आपको कहा कि इस समझौते में यह बात शामिल की गई है कि अब लेबनान पर हमले रुक जाएंगे और ये जो युद्ध विराम है ये लेबनान पर और हिजबुल्लाह पर भी लागू होगा। और ये बात इजराइल को बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन ईरान ये शर्त को मनवाने में कामयाब हो गया। इस समझौते में कुल मिलाकर 14 शर्तें हैं और इसमें से सिर्फ एक शर्त ईरान के खिलाफ जाती है और बाकी सब उसके पक्ष में ही लगती हैं। और वो शर्त यह है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं बना सकता। लगभग 47 वर्षों से ईरान पर अमेरिका के अलग अलग प्रतिबंध और सैंक्शंस लगे हुए हैं और अब अमेरिका उन्हें हटाने के लिए तैयार हो गया है। यानी इस युद्ध से सबसे ज्यादा फायदा ईरान को ही हुआ है। और जैसा मैंने आपको कहा कि ईरान आज तो वैसे भी स्थिति में नहीं है कि वो कोई परमाणु हथियार बना सके, इसलिए उसे ये लगा होगा कि कुछ दिनों के लिए समय खरीद लेते हैं, कह देते हैं कि परमाणु हथियार हम नहीं बनाएंगे, ये भरोसा दे देते हैं। वादा तो उसने अब भी नहीं किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू चाहते थे कि ईरान में सत्ता परिवर्तन हो जाए, लेकिन युद्ध के बाद भी ना तो ईरान की सत्ता बदली और ना ही वहां की जनता ने उस सत्ता के खिलाफ कोई विद्रोह किया और ना ही ईरान ने आत्मसमर्पण किया। अमेरिका भी यही चाहता था और इजराइल भी यही चाहता था। इन दोनों की सेनाओं ने मिलकर ईरान पर हमला किया, फिर भी ईरान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस समय ईरान पश्चिम एशिया में सबसे ताकतवर देश बनकर उभरा है और एक रीजनल पावर यानी क्षेत्रीय ताकत अब ईरान बन चुका है। असल में अमेरिका और इजराइल को ईरान पर हमला करने के बाद ये समझ में आया कि ईरान अंदर से कितना ताकतवर है, कितना शक्तिशाली है। और ये दोनों ही देश बाहर बैठकर ईरान के बारे में जो सोच रहे थे, उनका जो आकलन था वो काफी हद तक गलत साबित हुआ। और पूरी दुनिया की जो राय ईरान के बारे में इस युद्ध से पहले बनी हुई थी, युद्ध के बाद वो राय बदल गई। पहले पूरी दुनिया ईरान पर आरोप लगा रही थी कि वो अपने लोगों का दमन कर रहा है। ईरान की जो सत्ता है
उस पर आरोप लग रहे थे कि वो अपने यहां विद्रोह की आवाज को कुचल रहा है, लोगों की हत्याएं की जा रही हैं, वहां पर लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और कभी भी वो इस सत्ता को उखाड़कर फेंक सकते हैं। पूरी दुनिया में यह माहौल था। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका ने और इजराइल ने ईरान पर हमले शुरू किए, दुनिया की राय बदल गई और ईरान के वही लोग जो सड़कों पर उतरे हुए थे वो अपनी ही सरकार के पक्ष में आकर खड़े हो गए और उन्होंने बता दिया कि हम देशभक्त हैं, हम सबसे पहले अपने देश के बारे में सोचेंगे, फिर यह सोचेंगे कि उस देश में किसकी सत्ता रहती है, किसकी सरकार रहती है। अब ईरान का विरोध करना उन देशों के लिए भी आसान नहीं होगा जो पहले अमेरिका के भरोसे ऐसा कर रहे थे, और ऐसा लगता है मानो ईरान इस युद्ध की प्रतीक्षा ही कर रहा था और अमेरिका और इजराइल ने मिलकर उसे ये एक शानदार मौका दे दिया। आपको याद होगा कुछ समय पहले ऐसी बातें हो रही थीं कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि जब दुनिया के दूसरे देश मिसाइल्स रख सकते हैं, विकसित कर सकते हैं, तो फिर वो ईरान पर प्रतिबंध कैसे लगा सकते हैं। तो देखिए कैसे डोनाल्ड ट्रंप की भी जो भाषा है वो रातों रात बदल गई है। Conventional ballistic missiles, which we'll be talking about, and support. I mean, they have to have some because other people have some. You got to have some. Somebody said you shouldn't give them one. I mean, I have guys. I like some of these guys, but I don't think they're smart. Sir, you shouldn't let them have any missile. I said, well, what am I going to do? Am I going to let Saudi Arabia have missiles, but they can't have them? Yes, sir. Doesn't work that way, you know. It doesn't work that way. And missiles aren't the problem. Missiles they hurt a little location, but they don't blow up the planet. यहां आपने अगर डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ध्यान से सुना हो तो अब आप देखिए कि आज भी डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को दुनिया का बॉस ही मानते हैं। हालांकि ईरान युद्ध के बाद पूरी दुनिया ने देख लिया कि वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं और ईरान कैसे अमेरिका से अपनी शर्तें मनवाने पर कामयाब हो गया। इससे डोनाल्ड ट्रंप की और अमेरिका की कमजोरी पूरी दुनिया ने देख ली। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आज भी ये बात कहते हैं कि वही ये तय करेंगे कि कौन सा देश कौन सी मिसाइल रखेगा, कौन सा देश किसे तेल बेच सकता है, किसे नहीं, कौन सा देश कौन सा हथियार बना सकता है, कौन सा नहीं। आज भी वो यही सोचते हैं कि अमेरिका ही ये तय करेगा कि सऊदी अरब के पास कौन सी मिसाइल होगी, ईरान के पास कौन सी मिसाइल होगी और किसी और देश के पास कौन सी मिसाइल होगी, कौन सा देश कितने हथियार बना सकता है, रख सकता है और उनका कहां कहां पर प्रयोग कर सकता है। तो अमेरिका आज भी उसी जमाने में जी रहा है। लेकिन ये कितनी अजीब सी बात है कि आज दुनिया के बड़े बड़े देश जो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लोकतंत्र की बात करते हैं और कहते हैं कि सबको अपना अपना अधिकार होना चाहिए और हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल सॉवरेन है, यानी हम आज़ाद हैं, लेकिन वो सब अमेरिका की इस दादागिरी को स्वीकार करते हैं और आज भी अमेरिका ही दुनिया भर के देशों को यह बता रहा है कि किसके पास कौन सी मिसाइल आएगी और कौन सी नहीं। अब आपको यह दिखाते हैं कि फ्रांस के जिस पैलेस ऑफ वर्साई में बैठकर डोनाल्ड ट्रंप ने इस शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए, ये जगह, ये पैलेस कितना ऐतिहासिक है। यहां दो बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। पहली, वर्ष 1871 में जर्मनी ने फ्रांस को युद्ध में हराने के बाद इसी पैलेस ऑफ वर्साई में इसका ऐलान किया था, जिसे उस समय फ्रांस का राष्ट्रीय अपमान माना गया था। और दूसरा, वर्ष 1919 में पहला विश्व युद्ध खत्म होने के एक साल के बाद इसी पैलेस ऑफ वर्साई में जर्मनी और उसके मित्र देशों के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, जिसमें जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था और इसे वर्साई की संधि कहा जाता है, ट्रीटी ऑफ वर्साई। इसलिए कहा जाता है कि इस पैलेस ने यूरोप का पूरा नक्शा बदल दिया था। यह उसका गवाह रहा है। पैलेस ऑफ वर्साई फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास दुनिया के सबसे भव्य और प्रसिद्ध महलों में से एक है और इसमें लगभग 2000 कमरे हैं। यह सिर्फ एक महल नहीं है, बल्कि फ्रांस की शक्ति, फ्रांस की कला और उसके वैभव का एक शानदार प्रतीक भी माना जाता है। तो आज लगे हाथों हम आपको इस महल की कुछ भव्य तस्वीरें भी दिखाना चाहते हैं।
दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत की एक बड़ी वजह यह पैलेस ऑफ वर्साय में हुआ समझौता भी माना जाता है, क्योंकि इस समझौते के तहत जर्मनी पर एक तरफा शर्तें थोप दी गई थी। यानी जिस समझौते में पहले विश्व युद्ध को खत्म करने के समझौते पर हस्ताक्षर हुए, वही समझौता आगे चलकर दूसरे विश्व युद्ध की एक बड़ी वजह बन गया। तो क्या ईरान के साथ अगले युद्ध की स्क्रिप्ट भी इसी ऐतिहासिक पैलेस ऑफ वर्साय में लिखी गई है? और इसका जो इतिहास है वो बताता है कि एक युद्ध तो रुका, लेकिन उस समझौते की वजह से ही दूसरा युद्ध भी शुरू हुआ, ये इसका इतिहास बताता है। तो क्या इसी पैलेस में बैठकर ईरान के साथ शांति समझौते पर हुआ हस्ताक्षर आपको भविष्य के बारे में भी कुछ संकेत दे रहा है? ये बड़ी दिलचस्प बात है।